ठीक है, फंक्शन शुरू करते हैं। इसी में आपका लुकअप और वो सारा चीज़ आ जाएगा। वी लुकअप, फिर पिवट वगैरह वो अलग टॉपिक है, उसको जैसे है वैसे ही करेंगे। मैक्रो रिकॉर्डिंग करेंगे, सारे सीक्वेंस वाइज करेंगे। चलो ठीक है, अब आप अपना देख लीजिए। सीक्वेंस में चूंकि हाँ। ऐसे फिर ऐसे जहाँ जहाँ जंप करोगे तो फिर अब जब मैं बता दूंगा उसके बावजूद यदि आपका कोई एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मिस होगा तो उसको फिर अलग से कर लेंगे। नहीं नहीं, एक्सपेक्टेशंस में देखिए सर, एक मिनट तो एक सिलेबस दिखाना चाहते हैं, बस एक मिनट का टाइम। हमको यही चीज़ ही कवर करना है, बाकी ज़्यादा हमको नहीं जाना, बाकी अब अपने हिसाब से फिर पढ़ा दीजिएगा। ठीक है। ये गेम इसको फॉर्मेट ही मारना पड़ेगा, उसको सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। करूँगा फिर। यही चीज़ हमको टॉपिक है। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट मैक्रो रिकॉर्डिंग, VBA प्रोग्रामिंग तो है ही है। सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, सब टोटल, पाइवट टेबल, डेटा एंट्री, फॉर्म्स, वर्ड डीप एनालिसिस, डेटा टेबल्स, सिनेरियो मैनेजर एंड गोल सीक SQL सॉरी एक्सेल में, चार्ट्स, ग्राफ्स, वी लुकअप, एच लुकअप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, सब वो है ना, ऑल कवर्ड है। कवर्ड है ना। ऐसे पॉलिसी है क्या क्या खोजे? ये बीमारी भी कवर्ड है, ये बीमारी भी कवर्ड है, कोई लेके आ जा। चलो भैया पढ़ा हो कुछ, मैं तो 2 घंटे का अपना लैपटॉप बंद कीजिए आप। हाँ बंद कर दिया। 1 घंटा के इंतजार के बाद हम निकाले भाई कवर्ड है कि नहीं। और पता है हमें सिलेबस वैसे देख के लिखे है ही। नहीं सर, नहीं उनको आया था। इसके लिए पता है सर, आप विश्वास नहीं करिएगा। मैं उनको पहले इसके लिए हम कलकत्ता जाने वाले थे सर, कच्चे के लिए हम इसी करने के लिए। सीखने के लिए। हाँ VBA मैक्रो और एक मॉडलिंग है, रिलेशन प्रेडिक्टिव मॉडलिंग का कोर्स, भरोसा नहीं करिएगा, कलकत्ता जाने वाले थे। अरे बोलना बैठा हुआ बगल में, आपने 11 बैच में टॉपर थे शायद में, टॉपर थे। 12-14 हो गया है, 45 बस लक टाइम यही है, ऐसे यार लक यही है सर, सही बता रहे हैं कि हम बेरोजगार बैठे हुए हैं, बाकी 2 को मेरे 3 को बंदा है। रोजगार कहाँ बेटा, आप तो दूसरे का रोजगार दे रहे हैं। दूसरा के रोजगार लगाने दूसरा के में रोजगार आप दे रहे हैं। चलिए ठीक है, कंसंट्रेट करें यहाँ। एक्सेल जनरली पता ही है कि मोस्टली फार्मूला बेस्ड वर्क उस पे होता है, जिसमें कि आप फंक्शन के थ्रू जो भी फार्मूला वगैरह डिस्क्राइब करते हो या यूज करते हो। आप रिकॉर्ड तो कर रहे हैं इस चीज़ को ना, हाँ। बोलें कि रिकॉर्डिंग देंगे आप लोग। हाँ ऑन है। चलो ठीक है। तो हम लोग जनरली जो फ्रीक्वेंटली फार्मूला जो फंक्शन यूज होते हैं ना, उसको थोड़ा एक बार पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर वो सारे ऑप्शन पे जाएंगे जो आपने बोला है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपका जो फंक्शन है वो है काउंट, काउंटे और काउंट ब्लैंक। जो चीज़ पता होगा वो बोल दीजिएगा, उसको स्किप कर लेंगे। नहीं हम नहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, काउंट, काउंटे, काउंटे ब्लैंक। ये तीनों क्या करता है, पर्पस तीनों का एक है, लेकिन तीनों में एक बेसिक डिफरेंस है। काउंट क्या करता है, सपोज करो कि आपके पास एक सीक्वेंस है डेटा का, ठीक है, एक रेंज में आपके पास डेटा पड़ा हुआ है और आप उसमें से काउंट करना चाहते हैं कि कितने एंट्रीज हैं या कितने काउंट हैं। ठीक है, तो काउंट क्या करता है, जो भी आप डेटा रेंज सेलेक्ट करते हो उसके अंदर यदि कोई भी इंटीजर वैल्यू है या न्यूमेरिकल वैल्यू है तो काउंट उसको आपको रिटर्न करता है। ठीक है, जबकि काउंट आपका क्या करता है, कोई भी डेटा रेंज है उसके अंदर
कोई भी नॉन ब्लैंक वैल्यू रहेगा उन सबको रिटर्न करेगा। दैट मीन्स टेक्स्ट होगा उसको भी रिटर्न करेगा, इंटीजर है उसको भी काउंट करेगा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है उसको भी काउंट करेगा। नॉन ब्लैंक नॉन ब्लैंक मतलब ब्लैंक के अलावा कुछ भी हो, तो उसको स्ट्रिंग count हो, करके देगा। इंटीजर हो या स्पेशल कैरेक्टर हो, उन सबको काउंट करेगा। जबकि काउंट केवल इंटीजर वैल्यू को काउंट करेगा। ओनली काउंट इंटीजर को करता है, और काउंट ये है कि कोई भी ब्लैंक के अलावा कुछ भी होगा सारे को काउंट करेगा। हाँ। ठीक है। जबकि काउंट ब्लैंक क्या है, नाम से क्लियर है कि किसी भी सेल में जितने नंबर ऑफ ब्लैंक सेल होंगे उसको काउंट करेगा। ठीक है, मिसिंग वैल्यू को। हाँ। अब जैसे सपोज ये मेरे पास डेटा रेंज है, डेटा पड़ा हुआ है, इसमें यदि मैं काउंट लगाऊं, मेरे को देखना है कितने इसमें इंटीजर वैल्यू हैं, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, काउंट एंड दिस इज योर रेंज। यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, 4। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 इसको इंटीजर वैल्यू मिला। ठीक है। अब सपोज इन सारे एंट्री को चेक करना है, अब सपोज यहाँ पे स्टार है, मेरे को वो भी चेक करना है, तो ये सब जो काउंट करेगा वो कौन करेगा, काउंट ए। ठीक है। 10 रिटर्न कर रहा है आपका, है ही, होगा ही 10, टोटल काउंट 10 है ना। ये ब्लैंक तो यहाँ पे भी नहीं दिखाता है। ठीक है। उसी तरह से यदि आपने ब्लैंक देखना है, ब्लैंक कितने सेल के अंदर है, तो उसके लिए क्या है आपका, काउंट ब्लैंक। अच्छा। ठीक है। तो जितने ब्लैंक सेल हैं, 1 2 सेल ब्लैंक है। यदि मैं किसी एक को और डिलीट कर देता हूँ तो 2 से 3 हो। ठीक है। क्लियर? काउंट ब्लैंक मतलब जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ब्लैंक हैं। ठीक है, ठीक। क्लियर है तीनों? नेक्स्ट, काउंट इफ। अभी हम लोग जो भी काउंट कर रहे थे वो अनकंडीशनल काउंटिंग था। पूरा एक आप रेंज सेलेक्ट कर रहे थे, उसके अंदर जो भी सेल इंटीजर था, जो भी था, हाँ, वो काउंट कर रहा था, कोई भी वहाँ कंडीशन नहीं था। बट यदि आपने कंडीशन के करस्पॉन्डिंग काउंट करना है तो काउंट इफ लगेगा। इफ क्या होता है, कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम लोग इफ इज कंडीशनल स्टेटमेंट, तो काउंट और इफ मिलके आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट आपका करता है। अब डिपेंड करता है कि जो भी आप कंडीशन यूज कर रहे हो, एक कंडीशन हो सकता है या एक से ज़्यादा कंडीशन हो सकता है। तो 2007 से पहले काउंट करने के लिए आपके पास केवल एक फंक्शन था, काउंट इफ। अच्छा, ये काउंट ए वगैरह नहीं था इसमें? नहीं, काउंट ए कंडीशनल काउंटिंग के लिए। काउंट ए वगैरह तो कंडीशनल काउंटिंग नहीं है, वो तो नॉर्मल वाला काउंटिंग है। कंडीशनल काउंटिंग के लिए 2007 ऑनवर्ड्स काउंट इफ के साथ काउंट इप्स भी आया। इप्स, हाँ, काउंट इप्स। ठीक है। तो काउंट इफ क्या करता है, आपके एक कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट निकलता है। बट जब आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन है तो वहाँ पे 2007 से पहले इस चीज़ के लिए बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि काउंट इफ आपका एक ही कंडीशन काउंट करेगा, और एक से ज़्यादा यदि आपके करने हैं तो फिर वहाँ पे काउंट इफ्स था नहीं, तो वहाँ पे एक लॉजिक मैंने कॉन्सेप्ट था एरे फंक्शन का। एरे का। ठीक है। तो उसको एरे फंक्शन के थ्रू करते थे, वो करेंगे एरे फंक्शन ही बताऊंगा। तो उसके बाद 2007 ऑनवर्ड्स के बाद जो आपका काउंट इप्स आया, उसमें आप एक से ज़्यादा कितने भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप एक से ज़्यादा जितने भी कंडीशन है उसके करस्पॉन्डिंग आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है। अब सपोज कीजिए मेरे पास डेटा है, डेट, कस्टमर, ट्रांजेक्शन, आइटम, यूनिट। अब मेरे को फर्स्ट क्या करना है, काउंट ऑफ कस्टमर जोन्स। दैट मीन्स इस कस्टमर कॉलम के अंदर कितने जोन्स वाले रिकॉर्ड हैं, मतलब कितने ऐसे कस्टमर हैं जिसका नाम जोन्स है। तो अब ये क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंटिंग हो गया ना। ठीक है। और काउंटिंग कंडीशन भी कितना, एक कंडीशन है, तो हम इस चीज़ को किसके थ्रू कर सकते हैं, काउंट इफ के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि एक ही कंडीशन है मेरे पास, एक ही है। काउंट इफ। सबसे पहले इसका क्या है, रेंज। रेंज क्या है, जहाँ पे आपने काउंट करना है। तो मेरे को कस्टमर वाला कॉलम काउंट करना है, तो जहाँ तक आपका डेटा रेंज है सेलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया में क्या नाम था, कस्टमर का नाम होना चाहिए जोन्स। तो कोई भी आप जब फिक्स चीज़, ये तो पता ही होगा, डबल कोट के अंदर लिखते हैं, नहीं मालूम। कोई भी टेक्स्ट हो, वेरिएबल चेक करने के लिए डबल कोट्स में देते हैं। कोई ये वेरिएबल, दो चीजें, डेटा क्या होता है, दो चीज होता है, कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। तो हम जोन्स लिख रहे हैं, दैट मींस दिस इज अ नेम ऑफ कस्टमर, वैल्यू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अच्छा।
कांस्टेंट, एक्चुअल में कांस्टेंट बोलेंगे। जोन्स क्या है, कांस्टेंट उस बंदे का नाम है ना। यदि मैं नेम बोलूं तो नेम चेंज हो सकता है, जोन्स हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है। तो नेम इज ए वेरिएबल, बट राम श्याम जोन्स में बोल रहा हूँ, दिस इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। सैस में इसको वैल्यू बोलेंगे, वैल्यू चेक करना सैस में। ठीक है, डबल कोट्स में देंगे उसको। हाँ बस। तो जो चीज़ें आपके पास फिक्स हो उसको हम क्या करते हैं, डबल कोट के अंदर लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे जोन्स लिख दिया कि मेरे को क्राइटेरिया क्या है, जोन्स मिलना चाहिए। तो क्या है, 8 ऐसे बता रहा है कि 8 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिसमें कस्टमर में जोन्स है। वी कैन वैलिडेट, फिर नहीं लगा रोशन भाई, नहीं दोनों। ठीक है। तो यहाँ से आप वैलिडेट कर रहा हो तो 8 रिकॉर्ड दिखा रहा है, वही मेरा वहाँ पे आया था। क्लियर है, काउंट इफ। हाँ। क्लियर है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह से यदि आपको काउंट ऑफ पेन सेट निकालना है, निकाल सकते हैं। इस वाले कॉलम में काउंट इफ लगा लेंगे, रेंज दे देंगे और जो भी है क्राइटेरिया में दे देंगे पेन से। हाँ डबल कोट के अंदर। हाँ। उसी तरह से यदि आपने परचेज है, ट्रांजैक्शन में परचेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे एक कंडीशन वाले हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, काउंट ऑफ आइटम, पेन सेट और बाइंडर। दो कंडीशन, वो तो मल्टीपल। मतलब एक ही कॉलम में मेरे पास क्या है, पेन सेट भी है और बाइंडर भी है। पेन सेट और बाइंडर। हाँ। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस पहले दिखाता हूँ मैं। मल्टीपल कंडीशन का मतलब क्या हो सकता है, मल्टीपल कंडीशन ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं जो कंडीशन लगा रहा हूँ वो 2 अलग अलग कॉलम पे हो। फर्स्ट क्राइटेरिया हो सकता है दोनों कंडीशन 2 अलग अलग कॉलम पे हो, ये भी मल्टीपल कंडीशन है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मल्टीपल कंडीशन क्या हो सकता है, एक ही कॉलम है उसमें अलग अलग कंडीशन है। एक ही वेरिएबल 2 मल्टीपल कंडीशन, सिटी या तो दिल्ली या फिर बॉम्बे। सिटी इज अ वेरिएबल, सिटी इज अ वेरिएबल ना। और उसका वैल्यू दिल्ली या बॉम्बे, दिल्ली या बॉम्बे 2 रख लो वैल्यू, इसी को चेक करना है, यही ना। या फिर ये कंडीशन आपने बताया कि वेरिएबल 2 हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, है ना, दोनों वेरिएबल्स को में से चेक करो, ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। मतलब कहने अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जोन्स एक देख रहे थे, सपोज करो यहाँ जोन्स है, एक कॉलम के कंडीशन है। मैं बोलता हूँ कि यार जोन्स देखो जिसका कि ट्रांजैक्शन में सेल हो, ट्रांजैक्शन सेल में जोन कोई कस्टमर है, ये चीज मेरे को चेक करना है। तो अब यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है, बट बोथ क्राइटेरिया ऑन डिफरेंट कॉलम। एक चीज ये हो गया। दूसरा यदि मैं बोलता हूँ कि मेरे को वैसे कस्टमर दिखाओ जो कि जोन से है और गिल है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो गया, बट कॉलम एक ही कॉलम एक ही है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है जो ऐसे जैसे कस्टमर का नाम 2 दे दिया मैंने, जोन्स एंड गिल चाहिए, जो कि ट्रांजैक्शन जिनका परचेज हो रहा, तो दोनों चीज हो गया वो। दोनों चीज हो गई, दोनों चीज हो गई। ये भी हो सकता है। तो अभी हम एक कॉलम पे अब देखते हैं कि मेरे पास 2 कॉलम दी है। सपोज करो कि ट्रांजैक्शन सेल के अंदर मेरे को देखने हैं कितने पेनसेट हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 कंडीशन हो गया। 2 कंडीशन जब आप यूज करते हो तो काउंट इफ्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, काउंट इफ्स, इसमें क्या है, क्राइटेरिया और रेंज 1। तो सबसे पहले मेरा क्या था कि ट्रांजैक्शन में सेल होना चाहिए, तो हम इसको क्राइटेरिया रेंज ले फर्स्ट। क्राइटेरिया लिया ना पहले, क्राइटेरिया रेंज दोनों ले लिया। क्राइटेरिया रेंज 1, अच्छा। ये मेरा रेंज हुआ। यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया क्या है, सेल होना चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन, कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा ए है, दूसरा वाला कॉलम। यहाँ पे क्या होना चाहिए, पूरा एक बार में कैसे सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। तो पूरा कॉलम जहाँ तक डेटा रहेगा अपने आप ले लेगा। अच्छा, ठीक है, कॉमा डबल कोट के अंदर पेन सेट। अच्छा, उसका नाम वेरिएबल में डिफरेंस हो तो नहीं लेगा क्योंकि वो तो वैल्यू मैच करता है 100%। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर कर, क्या बता रहा है, 10। सही है, समझ में आ गया। मतलब यहाँ हम ट्रांजैक्शन में सेल लगाएं, फर्स्ट कंडीशन में रहा था। दूसरा यहाँ पे क्या था, इसके अंदर क्या होना चाहिए, पेन सेट आना चाहिए। कितना 10 रिकॉर्ड है, ये 10 दिखा रहा है आपका। तो इस तरह से आपके मल्टीपल कॉलम पे यदि काफ़ी सारे कंडीशन हैं तो आप उस चीज़ को काउंट इफ्स के थ्रू यूज कर सकते हो। काउंट इफ में हम लोग एक ही बार एक ही वैल्यू को चेक, एक ही कंडीशन चेक करेंगे। काउंट इफ्स में क्या होगा कि मल्टीपल कंडीशंस को चेक करेंगे।
मल्टीपल वेरिएबल्स पे चेक करेंगे उसको, है ना। काउंट इफ्स का एक प्रॉब्लम है, जो दूसरा वाला मैं सिनेरियो बोला था कि एक ही कॉलम में एक से ज्यादा कंडीशन है यदि, तो उसमें काउंट इफ्स वर्क नहीं करेगा। काउंट इफ्स हमेशा अलग अलग कॉलम पे यदि अलग अलग कॉलम पे यदि आपका कंडीशन है तभी आपका वर्क करेगा। क्लियर है? सो रेंज डिफरेंट हाँ, रेंज अलग चाहिए। रेंज अलग का मतलब कॉलम अलग होगा। तब तो मान लिया कि जोन्स का अगर हम चाहें कि परचेज एंड सेल्स कहाँ है दोनों के लिए ट्रांजैक्शन, तो वो तो नहीं आएगा। क्या क्या? हेलो, जोन्स कस्टमर का हाँ जैसे ट्रांजैक्शन परचेज, हाँ, तो दो अलग कॉलम हो गए क्या? दो अलग का वो दे दिया, अगर परचेज एंड सेल करते तो नहीं आया। नहीं। नहीं। अब दूसरा सिनेरियो देखो, अब ये वाला किससे हो, इसमें क्या है? काउंट ऑफ आइटम, पेन सेट एंड बाइंडर। अब इसमें क्या है? काउंट ऑफ पेन सेट और बाइंडर एक ही कॉलम के अंदर है, आइटम वाले कॉलम के अंदर है ना। तो दूसरा वाला जो सिनेरियो का है वो एड्रेस होगा इसमें। इसमें जोन का ले लें, जोन का पहले इंडिविजुअल करते हैं फिर उसको करेंगे। ठीक है, अलग अलग कॉलम पे हो गया। अब मेरा लेकिन एक चीज और इसमें बता दीजिए। काउंट इफ में तो आपने बताया कि एक कॉलम एक कंडीशन, काउंट इफ्स में बताया कि आपने दो कॉलम्स अलग अलग कंडीशन, अलग अलग कंडीशन। लेकिन अगर एक ही कॉलम में हमको मल्टीपल लेना है, हमको जिसका कस्टमर का वैल्यू जिसका जॉन और गिल हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो कर रहे हैं। अब वो क्या होगा? एक ही कॉलम के अंदर आपका दो कंडीशन हो गया। हाँ, राइट, ठीक है। हाँ। तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे? काउंट इफ होता है, लेकिन काउंट इफ क्या करता है? एक कंडीशन के लिए कर सकता है, करता है। हाँ। तो हम दो काउंट इफ लगा के उसको जोड़ देंगे। मतलब नहीं समझ करके दिखा देगा, नोट कर लियो यार। काउंट इफ दिस इज कस्टमर, हाँ ठीक है। ये क्या है? जोन्स, ठीक है। प्लस तो सर ये सिंटेक्स कहाँ से कैसे पता चलेगा? क्या जैसे लिखते हो दे देता है। हाँ, तो कहाँ से हम लोग कैसे करेंगे? फिर B2 से जिसका वैल्यू हमको गिल चाहिए, गिल। ओके ओके, एफ आई है वो गलत, फर्स्ट वाला नहीं गलत, नहीं सही। B2 से B50, B2 से B50, गिल और जॉन्स, ठीक तो है। ओह शिट सर, ठीक है। ये बता रहा है 22। काउंट इफ जो है ये एक ही कंडीशन के लिए काम करेगा, ठीक है। काउंट इफ्स में कितने सारे हो गए? मल्टीपल कॉलम, नहीं मल्टीपल कॉलम। एक तो फर्स्ट हो गया 22। हाँ, फर्स्ट क्या केस हो गया इसमें? काउंट इफ्स में क्या होगा ना? मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल कॉलम एंड इसी के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन कॉलम के, मल्टीपल कॉलम के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल कंडीशन होगा इसमें काउंट इफ्स में। काउंट इफ में क्या होगा? एक ही कॉलम रहेगा, वन कॉलम वन कंडीशन, वन कंडीशन। यदि इसमें आपको एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल कंडीशन यदि आपको लगाना है तो दो बार अलग अलग स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो कि अभी हमने किया था इस वाले सिनेरियो में। अच्छा। क्योंकि इसमें क्या था, मेरे को जोन्स और गिल का कस्टमर चाहिए, ठीक है। तो जोन्स और गिल दोनों क्या इसी कस्टमर में ही है ना। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। उसमें क्या है, उसका अलग अलग कॉलम है तो अलग अलग तो ऑप्शन दे ही रहा है आपको, अलग अलग कॉलम के करस्पॉन्डिंग अलग अलग वैल्यू आपने लगा दिया। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्स मीन सिंपल है। कोई भी आपके पास नंबर ऑफ सीक्वेंस है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू आपको पता करना है, तो उसके लिए क्या होता है, मैक्स होता है और उसका पूरा वो दे दें जो भी आपका रेंज है, ठीक है। उसी तरह से मैक्स से मीन कर दो, ठीक है।
ठीक है सर, मैक्स मिन पता होगा। देन भी अगर काउंट इफ में क्या करेंगे हम लोग, ये क्या बताए इसको, काउंट इफ में 2 बार ऐड करें। नहीं, 1 कॉलम, एक कॉलम में, नहीं वो तो पता है। हाँ यदि मल्टीपल होगा तो 2 बार ऐड करेंगे, तो 2 बार काउंट इफ लगाना पड़ेगा ना, है ना। अच्छा, क्योंकि आप लॉजिकली सोचो ना कि एक कस्टमर को रिटर्न कर रहा है, आपको 3 कस्टमर। वो चीज तो समझ में आ गया, अब इसका सिंटेक्स हमको कैसे कहाँ मिलेगा, तो याद करना होगा ना काउंट इफ क्या। सिंटेक्स आप जब फॉर्मूला लिखते हो तो दिखाता है, तो ये तो 30 में ही लगता है दिखा रहा है। अब जैसे देखो हाँ रेंज, लेकिन वो मल्टीपल जो अगर आपने काउंट इफ बताया एक साथ ऐड करने के लिए प्लस काउंट इफ, तो वो क्या कर रहे हैं, प्लस लगा के वही चीज तो दूसरा लिख रहे हैं। हाँ, तो उसमें सिंटेक्स वाला क्या, क्या तो एक ही चीज प्लस लगा फिर वही चीज आप लिख रहे हो। हाँ वही चीज, तो उसमें सिंटेक्स क्या हो, वो तो आप जुगाड़ करो, कोई सिंटेक्स थोड़ा ना है। काउंट इफ उसके बाद B2 से B50 हो गया, उसके बाद कॉमा हो गया, जो चेक करना है वैल्यू हमको, सपोज अरे फाइल आपको देंगे, हैं, फाइल आपको हम देंगे, इसी में आप देख लीजिए फार्मूला B2 से B5 पहला लिख रहे हैं। 1 मिनट खाली वो समझने के लिए सर, अपना समझने के लिए, फिर यहाँ पे प्लस आएगा समझने के लिए, गिल होगा सेम सेम। घर पर आप थोड़े ना रहिएगा, घर पे तो हमको ही अपना सारा कुछ देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है ना तो बोलिए 10 बार फोन करेंगे आपको, फिर सर यहाँ नहीं, ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये सब तो अभी बहुत बेसिक चीज है। हाँ काउंट, फिर इसी में ये फार्मूला लगेगा, काउंट इफ B2 B50 कॉमा और जॉन चाहे जैक जो भी है, यही है ना सिंटेक्स अपना। बिल्कुल मल्टीपल ये लगाना पड़ेगा, ओके, काउंट इफ में है ना, मल्टीपल को चेक करना है, ओके ठीक है। मैक्स मिन क्लियर है। अक्षय भाई एक बार इसको घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको देख के दिक्कत होगा तो फिर पूछ लीजिएगा। हाँ फिर लिखने में उतना टाइम लगेगा तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा सर, तो ये इसी वो घिसते चलिए पढ़ाते रहते तो मालूम हुआ कुछ। अरे याद कीजिए ना, सुनिए, ये सब याद करने वाला चीज है जी, समझने वाला चीज है। कॉपियां खोल के जाइएगा वो कंपनी में भाई रुक जाओ पहले पलटे देख रहा है। तो कॉन्सेप्चुअल चीज है। 2 घंटा में तो मालूम हुआ कुछ, ऐसे खाली सुनते 2 घंटा, पागल हो यार। तो हुआ क्लास, आगे बोलिए सर, आगे चलिए ठीक है। मैक्स मिन तो पता ही होगा आपसे पूछ रहा हूं, मैक्सिमम निकालने के लिए और मिनिमम निकालने के लिए। उसके बाद फिर आपका आता है कुछ टेक्स्ट का फंक्शन है, अपर लोअर प्रॉपर। कोई भी आपके पास टेक्स्ट है उसको यदि आपको अपर का मतलब टोटल कैपिटल में लिखना है देन उसके लिए अपर है, यदि आपको सारे को सारे स्मॉल में रखना है उसके लिए लोअर है, यदि प्रॉपर के हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड रिमेनिंग स्मॉल तो उसके लिए प्रॉपर है। जैसे सपोज ए नेम लिखा हुआ है, इसको मेरे को टोटल को अपर में करना है तो उसके लिए अपर जो भी आपके पास टेक्स्ट है, ठीक है। उस तरह से लोअर के लिए ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, राइट लेफ्ट एंड मिड। ये मेरे पास क्या है, एक प्रोडक्ट कोड है, हर एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कोड है। प्रोडक्ट कोड 2 पार्ट में डिवाइडेड है और सेपरेटेड है हाइफन से, ठीक है। अब सपोज कीजिए राइट क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट है उसमें से नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको यदि राइट साइड से एक्सट्रैक्ट करके निकालना है देन वी यूज राइट फंक्शन। एक्सट्रैक्ट करना है राइट से, हाँ, राइट से इन नंबर ऑफ कैरेक्टर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यूजिंग राइट फंक्शन। उसी तरह से लेफ्ट साइड से किसी भी स्ट्रिंग से आप इन नंबर ऑफ कैरेक्टर लेफ्ट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिड। मिड क्या करता है, जैसे लेफ्ट से निकाला, राइट से निकाला, मिड क्या करता है आपको इन बिटवीन
किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से निकाल के दे देगा। कितने भी नंबर का कैरेक्टर आपको निकालना है, देन वी यूज मिड। ठीक है, राइट से करेगा, लेफ्ट से करेगा। मिड किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन से कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको निकालना है वो आपका मिड करता है। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट आईडी पहले सब देख लो फिर लिखना, पहले देख लो, किसी भी स्पेसिफिक पहले एग्जांपल देख लो। जैसे राइट, अब सपोज कीजिए ये प्रोडक्ट कोड है, अब इसका मेरे को सेकंड वाला पार्ट निकालना है। सेकंड वाला पार्ट मेरे को पता है कि 3 कैरेक्टर का है। ठीक है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, राइट टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जहां से आपको निकालना है, उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर जितना आपको निकालना है। सपोज मेरे को 3 निकालना है, देन वी विल राइट हियर 3। अब क्या करेगा, 463 आपको रिटर्न करके दे रहा है। तो ये एक बार में कैसे कर दिया आपका पूरा नीचे तक? एक फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे यदि आप डबल क्लिक करते हो ना तो वो चीज क्या इसके करस्पॉन्डिंग जहाँ तक वैल्यू रहता है वहाँ तक अपने आप ले लेगा। नॉर्मली एक्सेल शीट में इसको घसीटते नीचे तक बहुत तरीका, एक तो ये है, नहीं तो फिर लोग ऐसे पकड़ के खींचते रहते हैं फालतू। हमें मालूम नहीं है कि वहाँ डबल क्लिक करने से होता है। अब टाइम ज़्यादा लगता है, नहीं तो लोग क्या तीसरा तरीका क्या करते हैं, इसको कॉपी किया पेस्ट करते रहा, फिर यहाँ नीचे तक खींच रहे हैं यहाँ तक गए फिर पेस्ट किया, फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। तो ये काम करने के 4 तरीके हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे या जो टाइम सेविंग है। सबसे बढ़िया तरीका यह है, इसको डबल क्लिक कर दो, जहाँ तक डेटा होगा अपने आप ले लेगा। ठीक है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, यदि बीच में कहीं उसको ब्लैंक मिल गया इससे करस्पॉन्डिंग तो वहीं पे जाकर रोक देगा वो, इसलिए वो चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है। तो वो थोड़ा नीचे तक जाके एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है जी। अब उसी तरह से सपोज करो कि लेफ्ट से मेरे को निकालना है, तो कुछ नहीं, लेफ्ट भी आपका क्या करता है, इक्वल टू लेफ्ट, जिस फाइल से निकालना मेरे को, सपोज शुरू के 3 लेटर निकालने हैं, कॉमा, ठीक है। तो उसी वाले में लेफ्ट फंक्शन हम लगाए पिछले, लेफ्ट से ये निकालेगा 3 को, लेफ्ट से निकालेगा, राइट वाले पे तो उसमें वो ABCD दे देगा, न्यूमेरिक ये अल्फाबेटिकल देता है, बिल्कुल सब कुछ देगा। वो चीज़ नहीं कर रहा है कि क्या है, वो जो भी कैरेक्टर देखेगा, जो कैरेक्टर होगा उसको वापस कर देगा। ठीक है। एक चीज ये जो इसमें आ रहा है, ये इसमें हिडन क्यों है? क्या हिडन है? या हमने हाईलाइट नहीं करा है क्या? जो उसका कॉलम्स को, अरे वो किया हुआ है ना, इसका जो व्यू के अंदर ग्रिड लाइन ऑफ किया हुआ है। चलो ठीक है। अब मिड क्या करता है सर, किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन से, हाँ लोकेशन ना, स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन से, तो इसमें तो स्टार्ट और एंड दोनों देना होगा। मिड में क्या होता है, आपको स्टार्टिंग पोजीशन बताना रहता है। जैसे सपोज करो कि मेरे को थर्ड लेटर से, थर्ड पोजीशन से 4 लेटर लेने हैं, तो आपको क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले टेक्स्ट जिसमें से निकालना है, उसके बाद थर्ड जहाँ से शुरू करेगा, और जहाँ से शुरू करेगा वहाँ से कितने लेटर, वो। तो जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट कोड 3 पार्ट में है डिवाइडेड, ठीक है। अब सपोज कीजिए मेरे को बीच वाला पार्ट निकालना है, 463 यदि मेरे को निकालना है तो 4 का पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5, 5वें पोजीशन से शुरू है और 3 कैरेक्टर है। दैट मीन्स हम इसके लिए क्या लिखें, मिड, फर्स्ट क्या है, टेक्स्ट, वहीं पे कैसे, हाँ, मिड, दिस इज योर टेक्स्ट। अब क्या है, स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर मेरा क्या था 5, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना, 3 निकालना था। वैसे एक चीज जो इसमें जो आ रहा है, जो मतलब जो खुद बताता रहता है ना कि आप आगे क्या डालना है, हाँ, 13 में ही है कि 7 में, सब में 7 में नहीं आता इतना फ्रीक्वेंटली आता है। ठीक है। 13 में एक माइक्रोसॉफ्ट ने और एक बहुत बढ़िया चीज़ दिया है, आप देख कर सरप्राइज हो जाओगे। एक फीचर आया है फ्लैश फिल, समझे सर? 13 के अंदर 2013 में, हाँ आ गया, 13 ऑफिस, 13 ही है ना ये।
में एक नया फीचर आया है, फ्लैश फिल। अभी हम लोग लेफ्ट राइट देख लिए, वो जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा है ना। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको मैं इधर से ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा DDF, ठीक है। DDF मैं केवल लिख दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ फिल के अंदर, फ्लैश फिल। क्या अच्छा, इसको से समझ गया, इसको लेफ्ट वाला 3 वाला लेना है। इसको पता चल गया कि ऊपर जो यूज किया हुआ है तीन आगे वाले का 3 है। अभी और देखो कितना इंटेलिजेंट इसने किया बना है। दिया। मैं इसको कैप्स कर रहा हूँ, अभी स्मॉल में लिखा था ना, स्मॉल सबको दे रहा है हाउ, जबकि इधर सारा कैपिटल में है। अब मैं इसको सिंपल यहाँ चेंज करता हूँ, DDF, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। कोई फॉर्मूला नहीं है इधर नीचे। वो एक बार आपने फ्लैश फिल लगाया और फर्स्ट जो भी आप चेंज करोगे उससे करस्पॉन्डिंग। अब इसमें मैंने आगे का DDF लिखा था, अब मैं इसी को करता हूँ A1B। अब पता है चला कि पीछे का 3 कैरेक्टर मैं निकाल रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसको सटा करके लिखा, तो ये इसी में से लेगा। ये इसी में से क्यों ले रहा है फिर? क्योंकि वो समझ रहा है ना कि इसी जो आगे का टेक्स्ट टेबल होगा ना, उसके आगे का जो कॉलम होगा उसी को एज ए सोर्स समझता है। अच्छा, तो ये गड़बड़ है ना। अगर हम इसको सोर्स पूछ ही लेंगे यार यहाँ से लेना है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करो, उसके लिए यहाँ पे लगाओ, उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इवन आप बीच का भी ले लो, सपोज करो कि मेरे को शुरू का 2 लेटर ही चाहिए, यदि मैं DF यहाँ करता हूँ, इसमें मिसिंग हो गया। नहीं मिसिंग नहीं हुआ है, राइट अलाइन कर दिया नंबर, ठीक है। पावर फंक्शन होता है किसी भी चीज़ का, आपको पावर यदि निकालना हो, जैसे स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो उन सब के लिए पावर आपके पास फंक्शन है। पावर नंबर सबसे पहले जिसका कि आपको निकालना है, और कितना सा पावर निकाले, जैसे स्क्वायर का कितना पावर होता है, 2 होता है, ठीक है। उस तरह से क्यूब का पावर कितना होता है, 3। स्क्वायर रूट निकालना होगा तो 1/2। क्यूब रूट 1/3। ठीक है। 4 का 16, 64, 2 दिस, यह तो छोटा चीज़ है। अब सम, जैसे हम लोग उधर काउंट किए थे उसी तरह से सम होता है। काउंट करने के लिए होता है। सम क्या होता है, अनकंडीशनल, यदि आपको सम करना है, किसी भी कॉलम की वैल्यू को सम करना है तो उसके लिए क्या है, सम है। अब उसी तरह से कंडीशनल सम भी होगा कि किसी भी वैल्यू, मैंने किसी भी कंडीशन के करस्पॉन्डिंग सम करना है। एक कंडीशन यदि होगा तो सम इफ होगा। सम इफ्स फिर मल्टीपल। उसी तरह से एक से ज़्यादा जब कंडीशन के करस्पॉन्डिंग सम करना है तो सम इफ्स होगा। ठीक है, क्लियर है। यूज करके एक बार देख लें। अब जैसे मेरे को ये टोटल वैल्यू चेक करना है कितना है, तो क्या नॉर्मल सम होगा ना, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है। तो अब मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, सम, और रेंज ले लेंगे उसको, सम, और जिसने सम करना है इस सब का सम करना है मेरे को, मैं टोटल रेंज ले लिया। ये मेरा नॉर्मल सम हो गया, टोटल वैल्यू 31, 108, ठीक है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। अब एक कंडीशन है करस्पॉन्डिंग सम करना है, मेरे को टोटल वैल्यू देखना है जिसका कि ट्रांजैक्शन सेल है, दैट मीन्स टोटल सेल कितना हुआ वो चीज़ आपको चेक करना है। तो एक कंडीशन हो गया, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सम इफ, SUM, सम इफ। सम इफ में सबसे पहले क्या है, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। रेंज किसका, जहां पे आपने कंडीशन लगाना है। तो मेरे को क्या है, सेल के करस्पॉन्डिंग टोटल चाहिए, तो हम ये पहले लेंगे सेल दिस। क्राइटेरिया में क्या है मेरा, सेल, सेल कॉमा, उसके बाद सम रेंज। तो सम रेंज दिस, ठीक है। तो सेल के करस्पॉन्डिंग जो टोटल वैल्यू है वो 18,043 का है।
यू कैन वैलिडेट फ्रॉम हियर सेल टोटल 18,043 है। ठीक है। सम इप्स का या जो भी मल्टीपल कंडीशन पे जो भी वर्क करता है, वहाँ एक चीज ध्यान देने वाली चीज होती है, जो भी आप रेंज सेलेक्ट कर रहे हो वो दोनों का रेंज का जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए। नहीं है तो बढ़ाना होगा, एरर देगा। नहीं है तो आप रेंज हाँ, क्या होगा, ब्लैंक ही तो होगा। वही 0 या कुछ भी। हाँ तो वहां तक आप ले लो, लेकिन ऐसा नहीं कि फर्स्ट आपने A1 से लेकर A50 तक सेलेक्ट किया और दूसरे कॉलम से लोगे तो B2 से लेके आप 75 तक सेलेक्ट कर रहे हो, वहां पे एरर प्रॉम्प्ट करेगा फॉर्मूला। ठीक है। दैट मीन्स दोनों का जो रेंज है वो इक्वल होगा, तभी तो उसके करस्पॉन्डिंग उसको मैच करेगा वो कॉलम वाइज। तो ये यहाँ पे ये मेंशन कर दो ना यहाँ पे। जैसे आप इसी में देखो, यदि मैं इसको चेंज कर दूं, अभी क्या दोनों 50 तक जा रहा है ना, हाँ। इसको यदि मैं 60 कर देता हूँ, ठीक है, एक 50 तक जा रहा है, एक 60 तक जा रहा है, इसमें तो एक है ले लेगा, लेकिन इसी को सम इफ्स जब करेंगे ना, सम इफ्स जब करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सम इफ में आपने किया है C2 से C50, मतलब ये ट्रांजैक्शन आईडी है, यही ना? हाँ, यहाँ इसके अंदर सेल चेक कर रहा हूँ, जो सेल वैल्यू है उसका टोटल मेरे को निकालना है। अच्छा 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 अच्छा, जो वैल्यू आप चेक कर, सेल का वैल्यू, यही ना? ओके 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 ओके। तो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हुआ ना। अच्छा। अब मैं करता हूँ दो कंडीशन पे कि ट्रांजैक्शन में सेल हो और आइटम में पेन सेट हो, ठीक है। वैसे टोटल कितने सेल हुए हैं, एक से ज्यादा कंडीशन हो गया, हाँ, एक से ज्यादा। अलग अलग कॉलम में है, तो सम इप्स मेरा हो जाएगा हाँ। इक्वल टू सम इप्स। अब यहाँ पे देखिए सम इफ और सम इप्स में सिंटैक्स चेंज हो गया। हाँ। उस वाले में सम रेंज आपका लास्ट में था, पहले रेंज मांग रहा है, इसमें सबसे पहले सम रेंज आ गया, तो मेरे को सबसे पहले किसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको, टोटल। ठीक है। सबसे पहले मैं सम रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया मेरा फर्स्ट क्या है कि इसके अंदर सेल होना चाहिए, इस कॉलम में आया दिस, कॉमा, सेल। उसके बाद क्या है क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा ये है, इसके अंदर पेन सेट होना चाहिए दिस, कॉमा, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया, सम रेंज, ये मेरा सम वाला कॉलम है, उसके बाद मैंने दो कंडीशन वाले कॉलम ले लिए, उसका रेंज ले लिया। क्लियर है। ये आ रहा है आपका 4179। आ जाएगा चिज्जी, अरे वाह, है ना 4179। अब वो चीज़ दिखाता हूँ जो मैं बताया था। अब इसको मैं कर देता हूँ यदि 60 हो गया ना इधर, नहीं है तो ये चीज़ें रेंज जो है सो सेम होना चाहिए। सर एक मिनट रुक जाइए जरा, इसको हमको लिख देना चाहिए सिंटैक्स को, सम इफ्स का, सम इफ्स है ना? हाँ रुक जाइए, यहाँ पे एक मेंशन करूँगा कि रेंज शुड बी इक्वल सम इफ्स। एक आपने बताया सम, एक बताया सम इफ बताया था, और एक है तीसरा सम इफ्स है ना? तो सारे का रेंज इक्वल होना चाहिए। सम इन कहाँ गया वो सिंटैक्स सम इफ्स का? हाँ? सम इफ्स का वो सिंटैक्स कहाँ लिखा है सर? एक सिंटैक्स वो कहाँ गया? सम इफ्स आगे नीचे देखो, सम रेंज, अच्छा सम रेंज हुआ, उसके बाद फिर हमारा क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1, उसके बाद क्राइटेरिया 1, फिर क्राइटेरिया रेंज 2। मान लीजिए इसके बाद भी तो क्राइटेरिया डाल सकते हैं। हाँ हाँ, पहले सम रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया, उसके बाद फिर क्राइटेरिया 2 हो गया, क्राइटेरिया नहीं, सम रेंज, हाँ क्राइटेरिया रेंज 1। हाँ। अब इसका क्राइटेरिया होगा ना क्राइटेरिया 1, कॉमा, हाँ। अच्छा ये तो रेंज सेलेक्ट किया, अब उसका हाँ। वैल्यू आप दोगे ना, वैल्यू क्राइटेरिया 1,
क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया रेंज और वैल्यू में पता डिफरेंस पता चल रहा है ना। हाँ उसी तरह से one, फिर अब one। क्या होगा, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2। अच्छा कॉमा आएगा ना। हाँ ओके क्राइटेरिया में जो मेरा जो अब जिस पे हमें कैलकुलेशन करना है वो चाहिए। क्राइटेरिया रेंज 2 कॉमा क्राइटेरिया 2 हो जाएगा फिर यही ना। क्राइटेरिया 2 हो जाएगा। इसी तरह से और भी यदि और ज़्यादा है तो। ओके सम इप्स का यही है काम, मल्टीपल कॉलम्स पे मल्टीपल वैल्यू को चेक करना है या सम करना है। ओके काउंट करना है तो काउंट इप्स है, सम करना है तो सम इप्स है। ठीक है। नेक्स्ट एवरेज। नॉर्मल जो एवरेज है उसी तरह से जैसे काउंट के लिए काउंट लगाया, सम के लिए सम लगाया, उसी तरह से यदि आपको एवरेज निकालना है तो उसके लिए एवरेज है बिना कंडीशन के लिए, एक कंडीशन है तो एवरेज इफ है, एक से ज़्यादा कंडीशन है तो एवरेज इप्स है। दिस इज असाइनमेंट फॉर इसको यूज यार ये लगता है 2007 में एक्चुअल में नहीं है इप्स का, इप्स नहीं है 7 ऑनवर्ड्स है ना। 7 ऑनवर्ड्स मतलब 7 इंक्लूडिंग ना। तुम्हारे में है वहाँ पे 7 है, मैं हम तो 13 भी ले रहे हैं ऐसे मान के। ठीक है, इसको आप लोग खुद कीजिएगा। सिंटैक्स सेम है जैसे आपका सम इप्स वगैरह का। एवरेज तो ठीक है ये तो। नेक्स्ट आते हैं एग्जैक्ट और मैच कराने के लिए वैल्यू को क्या, दो वैल्यू को एग्जैक्ट मैच कराने के लिए। ठीक है। एग्जैक्ट क्या करता है, कोई भी दो सेल के अंदर वैल्यू है उन दोनों के यदि आपको मैच करना है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपके पास दो फंक्शन है, एक है इक्वल, दूसरा है एग्जैक्ट। ठीक है, दोनों मैच ही करता है बट इक्वल आपका क्या करता है, इक्वल आपका केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, जबकि एग्जैक्ट क्या है आपका केस सेंसिटिव है। जैसे इस वाले सिनेरियो में ये भी आसिफ खान है, ये भी आसिफ खान है, लेकिन ये पूरा कैपिटल है, ये आपका प्रॉपर है। तो यदि आप विदाउट केस सेंसिटिव इसको चेक करेंगे तो क्या बोथ आर इक्वल? ठीक है, बट जब आप एज अ केस सेंसिटिव इसको चेक करोगे देन बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि जब आप चेक कर रहे हो तो एज ए केस सेंसिटिव चेक कर रहे हो या नहीं कर रहे। यदि आपने केस सेंसिटिव विदाउट केस सेंसिटिव करना है उसके लिए आपके पास है इक्वल A2, आप ऐसे इक्वल भी कर सकते हैं, इक्वल टू दिस क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों सेम है और केस सेंसिटिव नहीं है। यदि आपने केस सेंसिटिव करना है तो उसके लिए क्या है, एग्जैक्ट टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है कॉनकैटिनेट। हाँ, कॉनकैटिनेट क्या है पता ही होगा, दो या दो से ज्यादा जो भी स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है, उसको मिला के एक स्ट्रिंग बनाना है, देन वी यूज कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट जो भी टेक्स्ट है दिस कॉमा दिस। ठीक है, अब ये चिपका के आ गया। यदि स्पेस चाहिए तो बीच में स्पेस, डबल कोट स्पेस डबल कोट कॉमा। ठीक है, एज ए सेपरेटर, सेस में एज ए सेपरेटर इसको बोलते ठीक है। इस चीज को कॉनकैटिनेट के जगह पे एक ऑपरेटर भी यूज होता है, एम्परसेंड ऑपरेटर जिसको बोलते हैं। वो सेस में भी दिस ये वाला दिस ये भी वही काम करेगा जो आपका कॉनकैटिनेट कर रहा है। अरे वाह, यदि आप फिर से स्पेस देना है देन दिस स्पेस दिस फिर एम्परसेंड A2 वाह A2 और ये M% का साइन ना, ये एम्परसेंड होता है यहाँ पे, आप ये लगा दीजिए। ठीक है जी। ठीक है, ये असाइनमेंट है, इसमें कीजिएगा। इसमें क्या करना है, फुल नेम इधर से दोनों मिलके हो जाएगा। ठीक है, इसमें फुल नेम के साथ ब्रैकेट में मदरसन लिख के आना चाहिए, एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय का नेम आएगा,
उसके बाद मदरसन ब्रैकेट में रहेगा। अमरजीत सिंह, उसके बाद मदरसन। अच्छा एक चीज बता आप कि हम एक तो इसमें कॉलम और ऐड कर सकते हैं मदरसन के नाम से? कॉलम ऐड करने की क्या जरूरत है? कोई भी चीज़ क्या होता है, सेल में हो सकता है या फिक्स हो सकता है। हाँ। कोई भी वैल्यू यही हो सकता है ना, या तो सेल में है या तो फिक्स वैल्यू है। तो अभी हमने सेल का रेफरेंस लेके ऐड किया था। हाँ। यदि स्पेस हमने ऐड किया था तो क्या लिखा था, वो कोई एड्रेस थोड़ा ना था, फिक्स था। तो जैसे स्पेस आप डबल कोट के अंदर लिख रहे हो, ये तो हो गया, करते हैं हो जाना चाहिए था, इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए था। हो गया। कॉलम ऐड करने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं, तो कुछ भी, फिर तो सब में कुछ भी डाल सकते हो। कुछ भी डाल सकते हैं। क्या क्या हम नहीं समझे, समझाइए मास्टर साहब को। देखिए इसमें हमने क्या किया था, ऐसा करके तो करके दिखलाए थे उसमें। देखिए ना यहाँ पे, हाँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर हम एम्परसैंड, ठीक है, इसके बाद डबल कोट्स, ठीक है, बीच में अच्छा मदरसन, हाँ मदरसन डाल डाल लिख दीजिए। तो ऑटोमेटिक आ ठीक है, जाएगा। वही तो तब वो करना सब में था। आ जाए। ओके। ठीक है। नेक्स्ट लेंथ। कोई भी स्ट्रिंग है उसका यदि आपने लेंथ काउंट करना है, कितने टेक्स्ट से बना हुआ है, कितने डिजिट से, मतलब कितने, हाँ डिजिट का हो या टेक्स्ट का हो, हाँ ठीक है, ठीक दोनों same है, है। तो उस चीज को काउंट करना है तो उसके लिए आपका क्या है, लेंथ। ठीक है, उसके लिए लेंथ नहीं लेन है, लेंथ निकालने के लिए लेन, फंक्शन का नाम लेन है, अच्छा। LEN, ठीक है। लेन, जिस टेक्स्ट का आपको लेंथ निकालना ये है, जो स्पेस है उसको भी काउंट करेगा? स्पेस को भी काउंट करता है। स्पेस भी एक स्पेस भी एक बाइट होता है, बाइट ले रहा है, जगह ले रहा है, स्पेस लेता है, मैंने मतलब वो नंबर ऑफ बाइट्स दे रहा है, वो भी एक कैरेक्टर है, हाँ ठीक है। तो वो 14 कैरेक्टर से बना हुआ है नेम। ठीक है। इसका यूज कहाँ हम करते हैं? बहुत जगह यूज होता है। अभी एक असाइनमेंट बताऊं, बताइए। देखिए सर, एक असाइनमेंट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे डाला नाम डाला, ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में फॉर्मूला लिखना है, फर्स्ट नेम निकालने के लिए और लास्ट नेम निकालने के लिए। यहाँ पे मैं कुछ भी नाम डालूं, मैं क्या कहें, 2 पार्ट का नाम होगा, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट नेम में दिख जाना जाए चाहिए और सेकंड वाला सेकंड में दिखना चाहिए। कैसे निकालेंगे? लेफ्ट राइट अभी आपको बताया था मैं, हाँ लेकिन लेफ्ट राइट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो फिक्स नंबर लिख रहे थे हम लोग, लेकिन ये अभी Space दे 5 रहे हैं। डिजिट का है। हाँ। कोई किसी का नाम 4 डिजिट का हो सकता है, किसी का नाम 8 डिजिट का हो सकता है, तो हम उस चीज़ को फिक्स तो कर नहीं सकते। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अपने आप वो क्या करे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को काउंट करे, हाँ कि डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। तो कैसे पता चल सकता है कि फर्स्ट नेम मेरा कितने कैरेक्टर का है? लेंथ हम निकालेंगे, स्टार्ट टू जो स्पेस से पहले तक का है वो हाँ, काउंट कर लेगा। दैट मीन्स आपको मैं एक और फंक्शन बताता हूँ Scan। जो कि चेक कर लेगा किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी सब स्ट्रिंग को, एक स्ट्रिंग के अंदर पोजीशन यदि देखना है तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बताता हूँ, वो आपको बता देगा। यदि आपको स्पेस का पोजीशन पता चल जाएगा तो आप फर्स्ट नेम और सेकंड नेम का लेंथ नहीं बता सकते, आराम से पता चल जाएगा ना, टोटल लेंथ आपको पता चल गया। स्पेस किस पोजीशन पे है वो चीज़ पता चल जाएगा, तो माइनस प्लस करके निकाल लूंगा ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो लेंथ का यूज आप पूछा था, लेंथ का क्या यूज है। हो सकता तो है। इन सब चीज़ों में जब आपको लेंथ के करस्पॉन्डिंग कुछ डायनेमिक वर्क करना है तो हम लोग लेंथ का यूज करते हैं। अच्छा एक चीज ये भी है, अगर ये लेंथ आपने कहा एलियन है ना केवल, लेंथ कॉन्केटिनेट अगर दो जो स्ट्रिंग्स को अगर ऐड कर रहा है तो ऐसा कुछ भी तो होगा जो अलग करता हो। बिल्कुल है। कौन है वो? उसके लिए टेक्स्ट टू कॉलम फीचर है इसके अंदर। टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है, कोई भी स्पेसिफिक, क्योंकि 2 चीज होगा तो कोई ना कोई तो सेपरेटर होगा ना, स्पेस separator होगा, मानो blank है। हाइफन होगा या स्टार होगा, कुछ भी होगा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर होगा तो उससे करस्पॉन्डिंग वो आपको अलग अलग कॉलम में डेटा निकाल के दे देगा। ठीक है, तो उससे भी तो हम इसका अगला निकाल सकते हैं ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। नहीं तो मेरे को उस ऑप्शन से नहीं, मेरे को फॉर्मूला से करना है, अच्छा वैसा भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको लेंथ का पता चल गया, लेफ्ट राइट आपको पता है। एक फंक्शन और बताता हूँ, उसके बाद उस पर आएंगे, जो कि आपको पता चल जाए कि स्पेस कहाँ है। ठीक है। फाइंड होता है, जैसे अभी मैंने बताया था मैच करने के लिए कि दो चीज़ को मैच करते हैं, तो उसके लिए क्या था, मैच और एग्जैक्ट था। तो इक्वल और एग्जैक्ट था, इक्वल और एग्जैक्ट। वो एक केस सेंसिटिव था, दूसरा केस सेंसिटिव नहीं था। था। उसी तरह से एक स्ट्रिंग के अंदर कोई भी एक कैरेक्टर को सर्च करना है कि उसका क्या पोजीशन है, उसके लिए भी आपके पास दो फंक्शन है, एक फाइंड है और एक सर्च है। फाइंड केस सेंसिटिव होता है और सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए ये मेरा नाम है, इसके अंदर मेरे को यदि पता करना है कि एल का क्या पोजीशन है, या स्पेस ही चेक करना है मेरे को कि यह स्पेस का क्या पोजीशन है, तो स्पेस के लिए तो फाइंड या सर्च कुछ भी ले लें, दोनों इक्वल है। इक्वल है। तो हम लेते हैं सर्च ले लिया। अब फाइंड टेक्स्ट, जो कि आपको सर्च करना है, मेरे को क्या सर्च करना है, स्पेस विद इन टेक्स्ट, इसमें करना है। एक चीज़ और, जब कोई भी आप फॉर्मूला लिखते हैं या फंक्शन भी पता ही होगा आपको, फंक्शन जब बनाते हैं तो कोई भी चीज़ यदि ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। आर्गुमेंट कहते हैं ना। कोई भी चीज़ यदि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है, इसका मतलब क्या होता है, देखो ये दोनों चीज़ें के आगे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है ना, इसके आगे और पीछे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। व्हाट इट मीन्स, ये ना ब्रैकेट के अंदर में सब ब्रैकेट है। ये तो स्मॉल ब्रैकेट है ना, ये तो इसका सिंटैक्स है, स्टार्टिंग और एंडिंग। लेकिन ये फाइंड टेक्स्ट और विद इन टेक्स्ट के पहले स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, नहीं। ये स्टार्ट नंबर के पहले स्क्वायर ब्रैकेट है ना। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसका नहीं मालूम। सैस में फंक्शन होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो उसमें आर्गुमेंट पास करते होंगे, पैरामीटर पास करते हैं। तो उसमें ऑप्शनल पैरामीटर पास करने का होता है कि नहीं, कि हम आर्गुमेंट जब पास कर रहे हैं तो आर्गुमेंट दो तरह का हो सकता है। एक मैंडेटरी आर्गुमेंट होता है, ठीक है, कि यदि आपने फंक्शन में दो आर्गुमेंट पास करना है तो दोनों आपको भेजना ही भेजना होगा। ठीक है। एक और होता है ऑप्शनल आर्गुमेंट, जो कि मॉडिफायर, हम लोग सैस में मॉडिफायर बोलते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी होगा। तो उसमें क्या है कि थर्ड वाला ऑप्शनल होता है, भेजे तब भी चलेगा, नहीं भेजे तब भी चलेगा, कोई एरर प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। तो सेम चीज यहाँ पे है, जो भी आप फंक्शन के पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इट मींस दैट आर्गुमेंट इज ऑप्शनल। आप भेजेंगे तब भी सही है, नहीं भेजेंगे तब भी, हमारी मर्जी के ऊपर है। ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट नंबर को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ऑप्शनल है। स्टार्ट नंबर वैसे करता क्या है, मैं बताओ तो। अच्छा, ठीक है। अभी क्या करेगा, बता रहा है कि छठे नंबर पे स्पेस मिला। अच्छा, क्लियर है। अब देखो मैं इसमें एक और करता हूँ, गोपाल कुमार शर्मा। ठीक है। अब इसमें दो स्पेस मिल रहा है। अब ये कंफ्यूज होगा। अब ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट पहले वाले से दिखाएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि आपको दूसरा वाला स्पेस देखना है। अच्छा। तो स्टार्ट नंबर का मतलब क्या, कि कौन सा नंबर तुमको बताना है। तो मैं इसको क्या बताऊंगा, पहला नहीं चाहिए, दूसरा ओकुरेंस का बताओ कौन से जगह पे है। तो मैंने यहाँ डाला 2। ये आपका पोजीशन, कि किसके बाद वाला पोजीशन देखना है, कौन से कैरेक्टर के बाद वाला। क्योंकि यदि मैं दूसरा लिख रहा हूँ, ओकरेंस नहीं बताता हो, ओकरेंस नहीं, कौन से स्पेस के बाद वाला, कौन से कैरेक्टर के बाद वाला। मान लीजिए इसमें है ना 6 पोजीशन पे, मान लिया दूसरा कोई नाम है उसमें 12 पोजीशन पे पहला स्पेस है, तो पहला फिर आपको एक और इसके अंदर आगे सर्च लगाना पड़ेगा, उससे पहला आप निकाल लो। इसके अंदर एक और सर्च लगा के हम उसका पोजीशन निकाल सकते हैं ना, और उसके बाद वाला एक प्लस कर दें उसमें। नहीं समझ में? जैसे देखिए, यदि मेरे को दूसरा चाहिए और मैं यहाँ 7 नहीं लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉमा, फिर से सर्च लिख रहा हूँ। सर्च क्या करना है, स्पेस कॉमा, विद इन टेक्स्ट, यही टेक्स्ट रहेगा मेरा। और स्टार्ट नंबर कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो 1 लेगा, फिर तो 6 ही देगा, 6 रिटर्न करेगा। अबे क्या हो गया, वेरी हो गया ना, वेरिएबल हो गया। दूसरे के लिए हम स्पेस बता रहे हैं उसको, +1 ये क्यों दिया? क्योंकि 6 तो ऑलरेडी उसको स्पेस वाला ही मिलेगा ना, उसके बाद वाला चाहिए।
तो 6 ऑलरेडी स्पेस है, वहीं पे दूसरा भी स्पेस आप सर्च करोगे तो दोबारा 6 एक आप माइनस करके देखो, हटाओ इसको। नहीं अगर ये और एक और नाम हमें ऐड कर दें इसको तो +2 देंगे तब। ये देखो ये भी 6 रिटर्न कर रहा है। हाँ क्यों? क्योंकि 6 से ही स्पेस सर्च कर रहा है तो उसको वहीं पे मिल गया। हाँ ठीक है, अब मैं इसको क्या बोला कि 6 के बाद वाला स्पेस दिखाओ, तो 6 के बाद मैं 7 कर दिया। अब 7 के बाद जो इसको स्पेस मिल रहा है उसको 12वां नंबर पे मिल रहा है। अच्छा, तो ये सब ब्रैकेट के अंदर में है दूसरा वाला। अच्छा, इसके अंदर में आप इसको यूज कर रहे हो, तो पहले ये काम कर रहा है तो ये 6 दिया, 6 के बाद +1 आपने कर दिया, सर ये तो ये फिर काम किया, अब फिर 7वां दूसरा रिटर्न कर रहा है। अगर मेरे को फिर थर्ड निकालना होगा तो फिर इसके अंदर में एक और डालना होगा। राइट, ये सर्च क्या कर रहा है, पोजीशन बताता है हमारा, बिल्कुल सर। है ना। हाँ। और ये फाइंड क्या करता है, फाइंड भी तो पोजीशन पोजीशन ही बताता है, बट फाइंड केस सेंसिटिव है और सर्च केस सेंसिटिव नहीं है। क्लियर है? यह भी अब पोजीशन इससे वो चीज सॉल्व हो जाएगा आपका। उसमें क्या था? ये भी पोजीशन, इसमें हमको फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना था ना। हाँ रोशन भाई हाँ नोटबुक का यूज कर सकते हैं ना, लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं ना, लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। पेज ले जाइएगा, हाँ पेज ले जाइएगा। तो क्या लिखिएगा आप? हाँ साइज का ये सब लिखा हुआ है। शायद लोग तुम्हारे साथ बैठे हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। इसमें बिछाना पड़ेगा। पहला स्पेस मिल गया, ठीक है, स्टार्ट से ये, और फिर आप क्या करें तो उतना लेंथ इसमें डाल देना है। लॉजिक क्लियर हाँ है ना? सर्च का इसको तो फाइंड का क्लियर है। कीजिएगा। अब कैसे निकलेगा ये भी पता चल रहा है ना हाँ गुरुजी? हाँ सर समझ गया। ये असाइनमेंट है। क्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग करना? ठीक है, यहाँ जो भी नाम डालेगा उससे करस्पॉन्डिंग यहाँ फर्स्ट नेम दिखेगा, यहाँ लास्ट नेम दिखेगा। लास्ट नेम ठीक है। नेक्स्ट, नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज नेटवर्क डेज क्या करता है, कोई भी आपके पास 2 डेट है, ठीक है, 2 डेट के बीच में कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं, वो चीज़ यदि आपको निकालने हैं, कोई भी 2 डेट रेंज है उसके बीच में कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज है, ठीक है, वो चीज़ निकालना है, देन उसके लिए आपका नेटवर्क डेज है। सैटरडे संडे को एक्सक्लूड कर देता है। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क डेज आपका वीकली ऑफ को हटा देता है और वीकली ऑफ को ट्रीट करता है संडे एंड सैटरडे। क्या नेटवर्क डेज क्या करता है एक बार जैसे बताना है? 2 डेट रेंज के बीच में नंबर ऑफ वर्किंग डेज बताता है। 2 डेट रेंज के बीच में हाँ नंबर ऑफ वर्किंग डेज बताता है। हाँ, उसमें से वो सैटरडे संडे एक्सक्लूड करता है, उसके अलावा उस साल का जो भी आपका हॉलीडेज होगा, ठीक है, उसको भी एक्सक्लूड करता है आपको। ठीक है, कैसे वर्क करता है? इक्वल टू नेटवर्क डेज। सबसे पहले क्या है, स्टार्ट डेट, दिस इज योर स्टार्ट डेट एंड दिस इज योर एंड डेट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, हॉलीडेज। तो इसका रेंज देना होगा ना हमको। हॉलीडेज जैसे सपोज 2009 का है, मेरे पास दोनों डेट रेंज है, ये मेरे पास 2009 का हॉलीडे कैलेंडर है, ठीक है, किसी भी कंपनी के पास हॉलीडे कैलेंडर रहता ही है, ठीक है, ये मैं उसको हॉलीडेज दे दिया। अब इस डेट रेंज के बीच में यदि इसको कहीं भी डेट मिलेगा उसको क्या कर देगा, वो हटा देगा। ये 13 क्या दिया है, 13:114? 30 नहीं, I3 है, आई कॉलम, ये वाला I3 से। हाँ। अच्छा। ठीक है। अब ये बता रहा है 25 वर्किंग डेज। क्लियर है? ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है, हर एक जगह तो सैटरडे संडे ऑफ होता नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने यूएसए कल्चर के करस्पॉन्डिंग तो फंक्शन बना दिया। अब पूरे वर्ल्ड में थोड़ा ना सैटरडे संडे ऑफ होते हैं। नहीं, मंडे को बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट 1 मानता है। हाँ, वो तो नंबरिंग के लिए ना, हाँ, नंबरिंग के लिए। तो उसको हमें फिर इसको बताना पड़ेगा कि कौन सा डे आपका हॉलीडे। तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है आपको बताने के लिए, पूछा आपसे ऑप्शन? नहीं, ये भी तो नहीं पूछा। तो कैसा बताएंगे?
तो वो तो ऑप्शन तो शायद हमको खुद से डालना पड़ेगा कि इस डेट रेंज से इस डेट रेंज के बीच में निकाल। डेट रेंज ना सर, हाँ, हाँ। हॉलीडे की बात कर रहे हैं, जो उसने वीकडेज जो एक्सक्लूड किया उसने सैटरडे संडे कर दिया। हाँ, लेकिन इंडिया में तो बहुत Monday, सारे Sunday। ऑफिस केवल संडे बंद होता है, हाँ, तो उसमें थोड़े ना सही रिजल्ट देगा। नहीं, ठीक है, कुछ set तो करना ये पड़ेगा चीज इसके लिए। नहीं, ये चीज माइक्रोसॉफ्ट के पास गया फीडबैक, उसने ये फंक्शन आया था 2007 ऑफिस में, हाँ, 2010 जब लॉन्च किया ऑफिस उसने, तो उसमें इस चीज़ को उसने बहुत हद तक दूर करने का कोशिश किया। हाँ, उसने क्या किया, जो आपका वीकली ऑफ सैटरडे संडे था वहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया, एक नया फंक्शन बना दिया, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। अच्छा, पूरा इंटरनेशनल डालना होता है। ठीक है, हाँ, उसके लिए है इक्वल टू नेटवर्क डेज ए वाला .intl। ठीक है। ठीक है, इसमें वही स्टार्ट डेट हाँ, कॉमा एंड डेट। हाँ, अब इसमें देखिए, पिछले बार वीकेंड का ऑप्शन नहीं था ना उस वाले में, नहीं। अब वीकेंड दे दिया इसने। अच्छा, तो जो प्रोबेबिलिटी हो सकता है इसने सारे आपको दे दिए। सैटरडे संडे है, मंडे ट्यूसडे है, वेंसडे है, अब केवल संडे है, तो मैं यहाँ से संडे सेलेक्ट करूंगा, संडे ओनली। हाँ, ठीक है, संडे ओनली सेलेक्ट कर लिया, वीकडेज हो गया, कॉमा हॉलीडेज। सी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज 29। दैट मीन्स उसने 4 सैटरडे को आपको इसमें ऐड करके दे दिया। लेकिन हम फैन होते जा रहे हैं एक्सेल का। हैं? एक्सेल का फैन होते जा रहे हैं। सेस नहीं है इसके सामने, तो कहीं नहीं है। जितना यूजर फ्रेंडली है, जिस तरह से काम कर रहा है, कहाँ है सेस? नहीं, सेस में सब इतना ये नहीं है, लेकिन देखो ऐसा चीज नहीं है, सेस भी अपने आप में अलग चीज है यार। पता नहीं है, उसको उसमें अब गोता तो- लगाया नहीं है। गोता तो लगाया नहीं हो, ऐसे वो अलग चीज ऐसे है। टीचर हमें नहीं मिले, मे भी हो सकता है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं। नहीं, ये भी बात है, बहुत डिपेंड करता है। अब इसको गलत मत मानिए। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अपना आप टाइम देख लीजिए अगर आप। अपना नहीं भैया, हम लोग का भी होना चाहिए टाइम। आप मालूम है तो सुनने में तो आप तो 12 बजे आइएगा, ये रसन, पौने 1 ये भागिएगा। सुनना हाँ। ये कथा सुनने में तो अच्छा लग रहा है, हाँ। लेकिन जब घर में जाके कर लैपटॉप कथा में- नहीं, याद हो गया हमको। हमको बताइए तो जरा, ठीक है। पक्का ना? सिंटेक्स भी तो वो सब याद होते चल गया। हाँ, अरे तो सिंटैक्स सिंटेक्स को धीरे-धीरे याद होगा ना। नहीं याद आता है, तो रटिएगा। ऐसे तो तो दे ही रहा है ना, करते उतना। खाली जानना चाहिए कि उसका यूज कैसे करते करना करते आता है। है। साइंस में डे 1 से याद करना है, इसमें डे 1 से याद नहीं करना है। हाँ, सबसे ज्यादा फायदा तो सब इसमें ही हमको है। सब नया नया चीज लग रहा है यार। नहीं है, मेरे पास एक है ना एक्सेल शीट, उसमें थोड़ा थोड़ा करते भी रहते हैं। ऑफिस में थोड़ा थोड़ा यूज, तो ये सब चीज तो मतलब थोड़ा सा आइडिया है। ठीक है, क्लियर है तक? ऐसे बढ़ते जाएगा सर अभी? कहाँ बंद। तक कहाँ तक ऐसे बढ़ेगा? मैं अब घर जाने पर ब्लैंक हो जाएगा ये सब। करना भी पड़ेगा। भगवान। एक तो 1 घंटा लेट आए। थोड़ा सा और देख लीजिए ना जी। देखने से ब्लैंक देखने के लिए तो हम 1 घंटा भी और देख लेंगे। नहीं, लेकिन कुछ अंदर भी आना वैसे चाहिए। वाला देखना नहीं है, वैसे वाला देखना है तो बंद कर देते हैं। नहीं तो is कल function दोबारा से is- रिवीजन कराएंगे और क्या? इज इफ नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ, फिर कल वहीं को वहीं रहेंगे। तो उतना वही ही तो- पढ़िए जितना समझ में आ जाए। हम तो और पढ़ सकते हैं। नहीं तो तुम बताओ कि नहीं, ठीक है पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम हम नहीं बता है। देंगे आपको। लेकिन हाँ भैया बताना हम बता पड़ेगा देंगे, अच्छे से बता देंगे। अच्छे से ना। चलो ठीक है, चलो तो ग्रुप में तो यही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए आगे बढ़े सर। वो मेरे साइज के गुरु हैं। ये गुरु हम बने वाले उनके। चलो चलिए आइए, ईज फंक्शन। ईज फंक्शन क्या करता है, ये सारे लॉजिकल फंक्शन है। लॉजिकल फंक्शन क्या करता है, आपका 2 वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कोई भी चीज़ में जब एरर आता है, कोई भी सेल की वैल्यू है उसके अंदर यदि कोई एरर है, एरर वैल्यू है, उस चीज़ को यदि कि मेरे को चेक करना है क्या उसके अंदर जो वैल्यू है वो एरर है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ चेक करना है तो उसके लिए आपके पास ईज एरर फंक्शन होता है। इज एरर फंक्शन। हाँ ठीक है, ईज एरर क्या करता है, चेक करता है कोई भी सेल में कि एरर है या नहीं है। यदि एरर है तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, यदि एरर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन पता होना चाहिए कि ये सारे एरर आते कब हैं। इंटरव्यू में पूछ देता है सारी चीज़ें, कि जैसे कोई भी पूछ देगा कि है से नहीं एरर कब आता है। ठीक है, एरर तो फंक्शन है वो चेक कर दिया कि हाँ एरर है या नहीं है, लेकिन कहीं पे यदि इसका meaning क्या आपको है? एरर मिल रहा है तो आप एरर देख के समझो कि आखिर ये एरर है क्यों। जब पता होगा तभी तो आप उसको डिबग भी या सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले हैश डिव ये वाला जो एरर है वो कब आता है,
किसी भी नंबर को यदि आप 0 से डिवाइड करते हो तो आपका एरर आता है। मैथ में भी करते हैं ना, इनफाइनाइट आता है। ठीक है, हैश यानी एरर कब आता है? जब आप लुकअप लगा रहे हो। लुकअप मैं बताऊंगा, यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। जब लुकअप लगा रहे हो तो लुकअप में हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू को दूसरी जगह सर्च करते हैं। ठीक है, तो सर्च करेंगे तो क्या होगा, या तो वैल्यू मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। जब वैल्यू मिल जाएगा तो क्या करेगा, उससे करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हम चेक कर रहे हैं वो थ्रो करेगा। यदि वैल्यू नहीं मिला तो ये हैश यानी रिटर्न करता है। ठीक है, दैट मीन्स व्हेन यू आर यूजिंग लुकअप, और यदि आपको हैश यानी मिल रहा है, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग उसको हमें वैल्यू नहीं मिला। ठीक है, क्या जब हम लोग लुकअप का यूज करते हैं, लिख लेते हैं, इसको लिख लेंगे। अरे तो वीडियो कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है जी? वीडियो रिकॉर्ड, आवाज भी रिकॉर्ड हो रहा है, और क्या सब रिकॉर्ड हो रहा है। लिख क्यों नहीं? ये यार ठीक है, लेकिन ये जो फंक्शन यार कॉपिया की आदत है मेरे बचपन से। रुक जा, कंफ्यूज मत कर, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। पता है ये, हालांकि ये सब चीजें मैंने लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ऐसा समझ में आना चाहिए। समझ में, मेन चीज मोटिव आपका वो है, समझिए, समझ पूछ तो लीजिएगा, अभी तो फर्स्ट क्लास है आपका। कितना चीज लिखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़िए। इसीलिए तो ये चीज आपको दे रहे हैं कि जब वैसा कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ से दोनों चीज जो हम लोग बोल रहे हैं, जो चीज एक्टिविटी हो रहा है, सारा का सारा रिकॉर्डेड है इसमें। उसके बावजूद भी यदि नहीं समझ में आएगा तब लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हैश नेम। नेम क्या करता है, जैसे देखिए हम लोग यहाँ क्या किए, इक्वल टू एफजी, जैसे कोई भी सेल से यदि आप किसी को रेफरेंस लगाते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ इक्वल टू जीवन, तो इसका मतलब क्या समझ रहा है कि जीवन से मैं इसको लिंक कर रहा हूँ। जीवन क्या है, इस सेल का एड्रेस है, यही हो रहा है ना। यदि मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ, अभी वहाँ कुछ नहीं है, यदि मैं यहाँ 15 किया तो अपने आप 15 हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू एफजी कर रहा हूँ। तो एफजी को क्या समझ रहा होगा कि कोई एड्रेस है, लेकिन एफजी कोई एड्रेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी सेल का एड्रेस रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है। 2 डायमेंशनल होगा। दैट मीन्स एक कॉलम जो होगा वो अल्फाबेटिकल होगा, जो नंबर होगा वो डिजिट होगा। तो जब उसको कोई भी सेल रेफरेंस नहीं मिलता है, जिस सेल रेफरेंस से आप उसको लिंक कर रहे हो, तो आपका ये हैश नेम वाला एरर आता है। एक सिनेरियो ये है, नेम हैश नेम। एक और एरर आता है कब, जब अभी हमने कनेक्ट किया, कॉन्केटनेट 12 को लिखा डबल कोट के अंदर, कॉमा लिखा दूसरा। अब ये जे को क्या समझेगा, या तो ये भी फिक्स कोई एड्रेस होगा, सेल का एड्रेस होगा, नहीं तो सेल कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो ये जे ना तो एड्रेस है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिक नहीं है। यदि डबल कोट के अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसको जे को समझ मैंने आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहा है जे है क्या, एड्रेस है या वैल्यू है। ना तो इसको एड्रेस मिला ना तो वैल्यू मिला, तभी ये चीज देगा। जैसे अभी एड्रेस उसको नहीं मिला था तो वहां पे दे दिया था। मेनली एड्रेस में ही प्रॉब्लम है। तो इन सारे सिनेरियो में ईज एरर क्या कर रहा है, आपका ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि सब में एरर है। अब यहाँ पे आइए, ये नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू है तो क्या ईज एरर रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। उस तरह से हैश रेफ का एरर आता है। मैक्सिमम ये जगह यही देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ कर रहा हूँ इक्वल टू A1, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू है 15 आ रहा है। अब सपोज किसी ने क्या किया, इस कॉलम को यहाँ से डिलीट कर दिया, आ गया है सिर्फ। क्यों? क्योंकि वो A1 को रेफर कर रहा था, जो उस समय A1 था वो डिलीट हो गया। एक एरर अब इस सिनेरियो में आता है। दूसरा सिनेरियो हैश रेफ का एरर कब आता है, सपोज करो आप लुकअप लगा रहे हो, लुकअप में बताऊंगा ज़्यादा, लुकअप लगा रहे हो किसी भी चीज़ को, वैल्यू को आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, आपने डेटा रेंज तो इतना लिया हुआ है, लेकिन जिस कॉलम से वैल्यू आपको लेना है वो इसके बाहर का रेंज का आप दे रहे हो। जैसे सपोज करें हम 2 4 6 8 10 11 कॉलम हम सेलेक्ट किए हैं डेटा रेंज, और हम जो कॉलम रिट्रीव करना चाह रहे हैं वो दे रहे हैं 13, जो कि इसके रेंज से ही बाहर है, तो भी हैश रेफ एरर आता है। मतलब वो इसमें इंक्लूडिंग नहीं है। हाँ, जो आपने रेंज सेलेक्ट किया उस रेंज से यदि बाहर का आपके पास कॉलम है और वो कॉलम नंबर आप दे रहे हैं, देन हैश रेफ वहां पे भी आता है। ठीक है।
क्लियर है? ठीक। उसी तरह से इज इवन क्या होता है? इवन नंबर आपका चेक करता है कि इवन नंबर है या नहीं है, यदि कहीं जरूरत, हालांकि सब बहुत कम ही जरूरत पड़ता है। उस तरह से इज ब्लैंक, कोई भी सेल आप चेक कर रहे हो उसके अंदर वैल्यू है या नहीं है, तो इज ब्लैंक आपका चेक करता है। ठीक है, इज ब्लैंक का यूज होता है जैसे सपोज करें कि आप यूजर से एंट्री ले रहे हो, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है उसमें यूजर को एंटर करना है। ठीक है, अब उस पर जब वैल्यू आप लेंगे तो उस पर कोई एक्शन परफॉर्म बैकग्राउंड में हम करेंगे, तो उसके पहले आप चेक करेंगे ना कि यूजर उसमें वैल्यू डाल भी रहा है या नहीं डाल रहा, सारा एंट्री किया है, एंट्री किया है नहीं किया। तो हम वैलिडेशन के तौर पे इज ब्लैंक लगा चेक कर लेंगे जो यूजर डाला है या नहीं डाला। यदि नहीं डालेगा तो हम उसको आप एरर काउंट करा के फिर से दोबारा वैल्यू ले सकते हो। उसी तरह से ऑड यदि आपको चेक करना है तो इज ऑड फंक्शन होता है। नंबर, कोई भी सेल के अंदर जो वैल्यू पड़ा हुआ है वो नंबर है या नहीं है, न्यूमेरिक है कि नहीं, न्यूमेरिक है या नहीं है, उसके लिए इज नंबर। जैसे सपोज यूजर से आप दो वैल्यू इनपुट करा रहे हो और वो नंबर होना चाहिए, उस पर आपको मैथमेटिकल एक्शन करना है, तो ऑब्वियसली वो नंबर होना चाहिए ना, तो इज नंबर के थ्रू आप उसको उस वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि नंबर है या नहीं। पता चलता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, कोई स्ट्रिंग में इनपुट डाल दिया। अच्छा, ये भी तो हो सकता है जैसे कि मैंने ये कॉलम कहा कि यहाँ एंट्री करो, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ न्यूमेरिक एंट्री, हाँ, वो डेटा वैलिडेशन अगर वो जैसे कुछ ये डाला है अल्फाबेटिकल डाला है तो एक्सेप्ट नहीं करे, हाँ एक्सेप्ट ना करे, हाँ, वो डेटा वैलिडेशन होता है। डेटा वैलिडेशन अलग से है टॉपिक, वो अलग है। तो उसमें इस फंक्शन काम करता है बैकग्राउंड में? नहीं, एक वैल्यू चेक करने के लिए है, वो तो वैलिडेशन हो गया कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, उसमें फिर हम अपना कंडीशन लगा दें कि ये हुआ तभी तुम एक्सेप्ट करो। हाँ, ऐसे है, देख करके दिखाया, समझाऊंगा नहीं, केवल दिखाऊंगा। क्या करना था? जैसे कि मान लिया सिर्फ न्यूमेरिक एंट्री ले, न्यूमेरिक एंट्री में भी आप बता सकते हो क्या कितना से कितना का रेंज ले, मतलब जैसे न्यूमेरिक वैल्यू भी डाले तो उसका भी आप डिफाइन कर सकते हो कि 1 से 100 के बीच का ही एंट्री लेना है या 200 से 500 के बीच का एंट्री लेना है, उस तरह का भी वैलिडेशन आप लगा सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मान लिया मेरे को एज इनपुट कराना है, तो एज पता है कि मेरे को 2 डिजिट का, वो तो लेंथ हो गया। मैं उसमें वो भी कर सकता हूँ कि मेरे यहाँ जो एम्प्लॉय है वो 20 से 50 साल के बीच का ही होता है, तो हम मैक्सिमम 20 से 50 का ही एंट्री कर सकते हैं। तो इसको आप कर सकते हो, मैं कर दिया बिटवीन 20 से लेकर 50 या 58 रिटायरमेंट का एज। ये फंक्शन का नाम क्या था? इसमें डालेगा तो लेगा ही नहीं। अच्छा, 45 डाला तो ले लिया, 12 डालेगा तो लेगा ही नहीं, रिट्राई करते रहेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन, ये बताऊंगा अलग से। ये आता कैसे है? अच्छा, कंट्रोल डी, ऑल्ट डी एल, ऑल्ट डी एल, ठीक है। उसी तरह से नंबर के लिए इज नंबर आपका है कि कोई भी वैल्यू को चेक कर रहे हो। उसी तरह से टेक्स्ट यदि है, कोई भी सेल के अंदर जो वैल्यू है वो टेक्स्ट है या क्या है उसको चेक करना है, तो उसके लिए फिर इज टेक्स्ट। ठीक है। इफ कंडीशन, इफ तो पता है जैसे हर एक लैंग्वेज में होता है। इफ क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करने के लिए। उसी तरह से आपका एक्सेल के अंदर भी इफ फंक्शन है। यदि 2 कंडीशन होता है, इफ जितने कंडीशन होता है उससे कम लगता है, ये होता है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फॉल्स वाला वर्क कर लेता है आपका। जैसे 2 कंडीशन है तो कितने इफ लगाएंगे? एक इफ लगाएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट दूसरा एल्स वाला पार्ट चल जाता है। उस तरह से यदि 3 कंडीशन है तो कितने? 2 इफ लगाएंगे। तो एक से ज्यादा जब इफ लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ कहते हैं। क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ। अच्छा, ठीक है। एक के अंदर दूसरा इफ जब होता है तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। और जैसे अभी जो सर्च ऑप्शन हम लोग यूज किए तो नेस्टेड सर्च था। हाँ, नेस्टेड का मतलब क्या है? वन इनसाइड अनदर, एक के अंदर दूसरा। ठीक है, नेस्टिंग ऑफ मैक्रो। तो इफ में क्या होता है? 3 पैरामीटर होता है। सबसे पहले कंडीशन, कंडीशन के बाद क्या होता है? ट्रू का पार्ट, फिर होता है फॉल्स का पार्ट। यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, यदि वो फॉल्स हुआ तो फॉल्स वाला एग्जीक्यूट करेगा। अब जैसे ये सिनेरियो है मेरे पास, यहाँ पे ट्रांजैक्शन में परचेज है और सेल है हर एक के करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है परचेज का मतलब डेबिट और सेल का मतलब क्रेडिट टाइप है। अब यहाँ पे मेरे को लगाना है इफ लगा के नीचे से वैल्यू लाना है कि जहाँ पे परचेज हो वहाँ पे डेबिट हो जाए, जहाँ पे सेल है वहाँ पे क्रेडिट हो जाए। ठीक है, 2 कंडीशन है तो एक इफ से मेरा काम हो जाएगा।
तो क्या लिखें, इफ सबसे पहले क्या होता है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट मेरा क्या है, इस वाले वैल्यू को चेक करना है मेरे को, B2 इक्वल टू क्या, परचेज है, या तो हम परचेज को लिखें, नहीं तो ऑलरेडी मेरा लिखा हुआ है तो हम सेल रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो B2 इक्वल टू क्या, A24। यदि A इक्वल है तो मेरे को क्या करना है, डेबिट करना है ट्रू वाला पार्ट। यदि A ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो फॉल्स में क्या होगा, क्रेडिट। मेरे को सेल चेक करने की जरूरत है नहीं। इंटर, ठीक है। अब नीचे खींच दे पूरे को, नहीं डबल क्लिक है, डबल क्लिक। इफ हाँ मैंने डबल क्लिक कर दे, इक्वल्स टू A24 B24 B25। बट वो वैल्यू नहीं देगा, वैल्यू नहीं देगा। क्यों, सेल्स के सामने नहीं देगा ना वैल्यू। अब इसको खींच दें, अच्छा जी पूरे में आ जाएगा। अब देखो नीचे 0 आ जाएगा, नहीं आया ना, क्यों। सेल रेफरेंसिंग पता है क्या होता है, सेल रेफरेंसिंग जो आपका टॉपिक भी है आपके रिज्यूमे में है, सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, सेल रेफरेंसिंग 3 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड और एब्सोल्यूट, मिक्स और जम्बल्ड होता है, उसका नाम है यार, सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट, मिक्स, तीसरा रिलेटिव रेफरेंसिंग। तीन तरह का रेफरेंसिंग होता है, रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स्ड रेफरेंसिंग। अब रेफरेंसिंग क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हो ना और उसको जब नीचे खींचते हो तो जैसे A1 लिखा और उसी को यदि आप नीचे खींचोगे तो क्या हो जाता है A2। यदि नीचे खींचोगे तो A1 हो जाएगा, यदि इधर खींचोगे तो B1 हो जाएगा। यदि नीचे खींचोगे तो हो जाएगा A2, A3, A4 और इधर जब करोगे तो C हो जाएगा। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट C D E F सब हो जाएगा, आगे हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है एक्सेल, अपने नेक्स्ट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग रेफरेंस बनाते रहता है कि जो आपने यूज किया हुआ है वो जैसा रेफरेंस है वैसा ही वो आगे बढ़ाते जाता है। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका लेफ्ट और राइट में बढ़ता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। ठीक है। कि अपने आप वो लेफ्ट इधर खींचोगे तो A से B चला जाएगा, यदि नीचे खींचोगे तो A1 से लेके A2 A3 होते चला जाएगा। दैट मीन्स कोई भी जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस का मतलब क्या है, उसका एड्रेस 2 चीज से बना हुआ है, रो से और कॉलम से। ठीक है, जब आपका रो और कॉलम दोनों बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो हो गया रिलेटिव रेफरेंसिंग। नेक्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या है, एक फार्मूला मैंने लिखा, मैं उस फार्मूला को फ्रीज कर दिया बिल्कुल। दैट मीन्स यदि उस फार्मूला को मैं कहीं खींचूंगा तो उसका ना तो रो खींच के ना तो कॉलम खींच के। दैट मीन्स रो को भी आप फ्रीज कर रहे हो और कॉलम को भी फ्रीज कर रहे हो, तो वो चीज आपका हो जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। फिक्स हो जाना। मिक्स्ड रेफरेंसिंग इसका उल्टा हो गया, मैंने दोनों के कॉम्बिनेशन से मिक्स्ड बना। मिक्स्ड में रो को आप फ्रीज कर सकते हो, कॉलम अनफ्रीज रहेगा। ठीक है। यदि कॉलम फ्रीज किया तो रो अनफ्रीज रहेगा। दैट मीन्स दोनों में से कोई एक फ्रीज है और दूसरा अनफ्रीज है, तो वो हुआ आपका मिक्स्ड रेफरेंसिंग। ठीक है। इसमें कोई फ्रीजिंग नहीं है, इसमें टोटल का टोटल फ्रीजिंग है। इसमें 2 पैरामीटर में से कोई भी एक फ्रीज है और दूसरा अनफ्रीज है। क्लियर है जी? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है एक्सेल में आगे वर्क करने के लिए। यदि आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो एक्सेल में आप अच्छा काम कर ही नहीं सकते, लंबे लंबे फार्मूला आप नहीं लगा सकते। रो और कॉलम 2 में से एक फ्रीज है मिक्स्ड में और एक अनफ्रीज है ना? हाँ हाँ। अनफ्रीज है। एब्सोल्यूट में तो फिक्स हो जाता है।
और रिलेटिव में रिलेटिव में कुछ भी फ्रीज नहीं रहेगा। ठीक है, अब आया है यहाँ। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, B2 इक्वल टू 824। यदि मैं इसको यहाँ से खींच रहा हूँ, देखो अब नीचे ये कौन सा भी रेफरेंसिंग है, ये है आपका रिलेटिव वाला है, रिलेटिव है, क्योंकि ये B2 था, B3 हो गया, A24 था, A25। दैट मीन्स हर एक का क्या कर रहा है, रो बढ़ा रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग। लेकिन होना क्या चाहिए, हम क्या अगला सोचने वाली चीज है कि यदि मैं इधर फॉर्मूला लगाऊंगा तो अगले बार क्या होना चाहिए। अभी हम B2 को चेक कर रहे हैं, अगले बार क्या चेक होना चाहिए, B3 चेक होना चाहिए। दैट मीन्स जो B2 है वो B3 हो रहा है, ये तो ठीक है, ये सही होना चाहिए। लेकिन हर एक चीज को तो हम इन्हीं दोनों से चेक कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि इसको हम A24 से चेक कर रहे हैं और आगे जाके A27 से चेक होगा, नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हर एक सिनेरियो के लिए ए वाला पार्ट फ्रीज होना चाहिए, मतलब बिल्कुल फ्रीज। इसका मतलब ये जो मेरा 24 है एब्सोल्यूट फ्रीज होना चाहिए। तो कोई भी चीज को फ्रीज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लैपटॉप में फंक्शन प्रेस करना पड़ता है, अदरवाइज F4 प्रेस करते हैं। F4 से वो तीनों फ्रीज अपने अपने होते रहता है। अभी क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया ना। यदि आपको दूसरा केबल करना, मिक्स वाला करना है, फिर F4 करोगे तो अभी क्या कर रहा है, A अनफ्रीज है, 24 फ्रीज्ड है। फिर करोगे तो A फ्रीज हो गया, 24 अनफ्रीज हो गया। कहाँ पता चल रहा है सर, हो रहा है, डॉलर लगा है। आप देख कहाँ रहे हैं, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ ये फंक्शन मैंने यूज किया ऑफिस में। ठीक है, दोबारा मैं कर रहा हूँ। जिसको फ्रीज करना है वहां पे कर्सर ले जाओ। अब देखिए, पहले समझ लीजिए ना, तो समझबो नहीं कीजिएगा, लिखो। चलिए ठीक है भाई यहाँ चेंज हो रहा है, वीडियो देख लीजिए। ठीक है, F4 फंक्शन प्रेस किया, F4 किया, A24 अभी था केवल। अब देखो दोनों के पहले डॉलर साइन लग गया। जिसके पहले डॉलर साइन लगा हुआ है दैट मीन्स वो चीज फ्रीज्ड है। अभी मेरा कॉलम भी फ्रीज्ड है, रो भी फ्रीज्ड है। यदि मेरे को मिक्स्ड वाले में जाना है तो फिर से F4 करूंगा। अब क्या हो गया, ए के आगे डॉलर नहीं है, इसका मतलब ए फ्रीज्ड नहीं है, 24 फ्रीज्ड है। फिर मैं यदि F4 किया तो अब क्या हुआ, ए फ्रीज हो गया, 24 अनफ्रीज हो गया। इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपको किस तरह का फ्रीजिंग करना है। फिर से F4 किया तो नॉर्मल आ गया। तो अब यहाँ पे मेरा क्या है, दोनों फ्रीज होना चाहिए, तो ए वाला मेरा रहेगा एब्सोल्यूट। चलो उसी तरह से B24 और B25 भी एब्सोल्यूट रहेगा। एक सेकंड, ए को किया आपने ना, ए को फ्रीज किया, ए कौन सा है, A24 परचेज। अच्छा A24 फिक्स हो, परचेज ही तो इससे तो सारा चेक करेगा। अब यदि ट्रू हो गया तो क्या होगा, B24 होना चाहिए। तो B24 भी हर एक के लिए रहेगा, ये भी फ्रीज हो गया। उस तरह से B25 भी हर एक के लिए रहेगा, ये भी फ्रीज कर दिया। क्योंकि हर एक कंडीशन के लिए वैल्यू तो यही दोनों होने हैं। इसको खींच दो, सब में वैल्यू आएगा। नहीं, यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो इस तरह से लिखा गया है, इफ B5 इज इक्वल टू दिस, कॉमा का मतलब मेरे को जहाँ लग रहा है एल्स इफ लग रहा है। बिल्कुल वही चीज है, एल्स इफ B देखो ये चीज आपका कंडीशन हो गया। अब कंडीशन क्या हो गया, तो ट्रू हो गया तो फॉल्स होगा। जब कंडीशन ट्रू है तो ए वाला चलेगा, और यदि फॉल्स होगा तो ए वाला चलेगा। क्लियर है, ये दो कंडीशन वाला था। अब आते हैं तीसरा कंडीशन कि 3 कंडीशन इसमें है। तो 3 कंडीशन है तो कितने, 2 इफ लाएंगे हैं, दैट मीन्स नेस्टेड इफ हो जाएगा। अब लगाते हैं कंडीशन क्या है मेरा, क्वेश्चन क्या है, नंबर यहाँ पे डाले, उसके अकॉर्डिंग स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा। अब उसका नंबर का क्राइटेरिया क्या है कि यदि लेस देन 5 ए वैल्यू है तो यहाँ पे लेस देन 5 स्टेटस में लिख के आए, यदि इक्वल टू 5 है तो इज 5 लिखे, यदि ग्रेटर 5 है तो ग्रेटर देन 5 लिखे। ठीक है, तो इक्वल टू इफ, हाँ कौन भी है, राहुल के नाम से क्या है कुछ पोस्ट है, क्या है, कौन सा फ्लोर, अभी ऐसे तो पता नहीं। ठीक है, E2 की वैल्यू, E2 इक्वल टू क्या, E2 इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, लेस देन 5 ना, E2 लेस देन 5। ठीक है, E2 यदि लेस देन 5 है तो ये चीज प्रिंट होना चाहिए, होगा ना। और हर एक के लिए ही होगा, तो इसको फ्रीज करना चाहिए मेरे को, फ्रीज करना चाहिए ना, कॉमा
अब क्या होगा, यदि ए ट्रू है तो लेस देन 5 हो गया। अब फॉल्स वाले है मेरे को फिर से एक और इफ लगाना पड़ेगा। इफ E2 लेस देन 5 इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 है तो क्या करो, ये वाला चीज 2 हो गया। अब तीसरा, उन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, जितना इफ कंडीशन ब्रैकेट लगा, 2 खुला था 2 बंद कर दिया। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। नेस्टेड इफ हो गया ना ये। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, जितने कंडीशन उससे एक कम इफ। सर अब आज रहने दो। बस हो गया, लास्ट असाइनमेंट दे। अब इसमें अभी हमने 2 किया, 3 किया, नीचे है आपका 6 कंडीशन का, ये आपको करने हैं। इसमें क्या है, मार्क्स है, जो मार्क्स है उससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ग्रेड आने चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है क्राइटेरिया कि यदि ग्रेटर देन 90 है तो ये चीज आएगा, ग्रेटर देन 80 है तो ये चीज आएगा, ग्रेटर देन 60 है तो ये चीज आएगा। नीचे फेल में क्या है, वही 33 से कम होगा तो फिर लेस देन इक्वल टू उसमें लिख लीजिए ना फिर। वो तो वेल नोन है यार। अच्छा ठीक, लास्ट बचा तो उससे कम ही होगा। ठीक है, ये चीज आपने करना है। बस आज के लिए सफिशिएंट।